हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ मोटिवेशन डिस्कस करा था एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस थ्योरीज। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट थ्योरीज, कंटेंट और नीड थ्योरीज of motivation focuses on factors internal to the individual that energizes and direct the behavior. In general, these theories regard motivation as the product of internal drive that compels on individual to act or move towards the satisfaction of individual need. तो बेसिकली कंटेंट थ्योरीज को हम नीड थ्योरीज भी कहते हैं। और जो कंटेंट थ्योरीज होती हैं वो डिफाइन करती हैं व्हाट आर दोज नीड्स और मोटिव्स, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं। जैसे कि आपको अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले स्टेज जो होती है वो होती है अराइजिंग ऑफ अराउजल ऑफ अ पर्टिकुलर नीड या कोई ड्राइव या कोई अर्ज। तो वो जो नीड, ड्राइव या अर्ज जिसको हम बात कर रहे हैं वो कौन सी होती हैं एंड किस टाइप की होती हैं, उसको हम लोग बेसिकली कंटेंट थ्योरीज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस करते हैं। आई होप आपको कंटेंट थ्योरीज का मतलब समझ में आया होगा। अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं प्रोसेस थ्योरीज की बात करूं तो प्रोसेस थ्योरीज क्या करती हैं, प्रोसेस थ्योरी की कैटेगरी के अंदर जितनी भी थ्योरीज आती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं हाउ एंड वाई मोटिवेशन अफेक्ट अ पर्सन्स बिहेवियर, कि मोटिवेशन क्यों और कैसे एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अफेक्ट करता है। जैसे हमने जब प्रोसेस मोटिवेशन का जो प्रोसेस है उसमें 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा है। पहला होता है अराउजल ऑफ अ पर्टिकुलर नीड, या कोई नीड जब हमको स्ट्राइक करती है कि ओके वी हैव दिस नीड, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं। अब वो एक्शन डिपेंड करता है, वो एक्शन किस पे डिपेंड करता है कि वो नीड का इंटेंसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, जितनी ज़्यादा वो हमको एक्साइट करेगी या अराउज करेगी, उतना और ज़्यादा इंटेंसिटी से हम वो पर्टिकुलर एक्शन ले पाएंगे। तो यही हाउ एंड वाई अ मोटिवेशन अफेक्ट पर्सनस बिहेवियर, पर्सन का जो बिहेवियर है वो कैसे और क्यों इफेक्ट हो रहा है, इसको हम प्रोसेस थ्योरी में पढ़ते हैं। नीड थ्योरी या कंटेंट थ्योरी में हम नीड को पढ़ते हैं कि कौन सी नीड्स होती हैं, कितने टाइप की नीड्स होती हैं। प्रोसेस थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो जो एक्शंस ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं और कौन से ले रहे हैं। आई होप आपको ये बाइफरकेशन या डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी समझ में आ गया होगा। सो लेट मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ कंटेंट थ्योरीज। तो अगर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कंटेंट थ्योरीज पे हम लोग ये थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, देन वी हैव अडल्फर्ड्स ERG थ्योरी, हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मैक्लिनेट्स लर्नर्स नीड थ्योरी एंड मैक्ग्रीगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। प्रोसेस थ्योरीज में हम रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इब्राहिम मैस्लो ने 1954 में ये पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ नीड्स को प्रपोज करा था। अकॉर्डिंग टू हिम, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो मल्टीपल नीड्स से मोटिवेट होता है एंड जो भी नीड्स हैं वो एक हायरार्कियल फॉर्म में होती हैं एंड या पिरामिड फॉर्म में आप बोल सकते हो। जो बेस होता है पिरामिड का, वाई इसको पिरामिड फॉर्म में लिया गया है या शो किया गया है, क्योंकि जो भी नीड पिरामिड के बेस में है वो ऐसी नीड्स हैं जो ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं। सो एज वी आर मूविंग अप, हायर अप टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द पिरामिड, तो जो नीड्स का जो अफेक्ट इम्पैक्ट है, वो ऑडियंस, कितनी ऑडियंस पे वो इम्पैक्ट डाल रही है, वो कम होता जाता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, सेफ्टी उससे कम, लव एंड बिलोंगिंग उससे कम, सेल्फ एस्टीम उससे कम, एंड सबसे कम जो अफेक्ट करती है, सबसे कम अफेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो नीड अफेक्ट कर रही है, बेसिकली जो नीड का अराइजिंग होता है, आप स्ट्राइक कर रहे हैं, वो कम लोगों को उतना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स स्ट्राइक करती है जिसके लिए वो कोई पर्टिकुलर एक्शन ले पाते हैं। ज़्यादातर जो
ह्यूमन बींग्स हैं वो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स वाले ही सेक्शन में रह जाते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बहुत कम लोगों को इफ़ेक्ट करती है बेसिकली। सो अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल नीड्स की इन द पिरामिड, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग, वाटर, शेल्टर, ये सारी हमारी फिजिकल नीड्स हैं, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो ज़्यादातर लोग इससे प्रभावित रहते हैं। जैसे कि खाना, ऑब्वियसली हर एक ह्यूमन बीइंग को, भले ही वो जॉब कर रहा हो नहीं कर रहा हो, भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, अकेला रहता हो, फैमिली के साथ रहता हो, खाना उसका बेसिक नीड है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाएगा। पानी पीना उसका बेसिक नीड है। एक हेल्दी एयर या सांस लेना उसके लिए एक बेसिक नीड है, ठीक है। तो ये जो नीड्स होती हैं, अनटिल एंड अनलेस, एज पर अब्राहम मैस्लो, अनटिल एंड अनलेस हमारी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं होंगी, हम पिरामिड या जो हायरार्की है उसमें ऊपर नहीं बढ़ेंगे। यानी हम सेकंड जो नीड है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड जब तक हमारी सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हमारी स्ट्राइक नहीं करेंगी या पॉपअप नहीं होंगी। तो फर्स्ट हमारा जो फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, ये वाली नीड जब फुलफिल हो जाएंगी तब हम लोग अब पिरामिड के ऊपर बढ़ेंगे और देखेंगे कि ओके नेक्स्ट हमारा है हेल्थ नीड्स, एम्प्लॉयमेंट नीड्स, प्रॉपर्टी नीड। तो जैसे ही हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटी, इन शॉर्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हमारी फुलफिल हो जाएंगी, फिर हमारी थर्ड नीड पॉपअप होती है विच इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस। ये नीड्स कौन सी हैं? हैविंग फ्रेंड्स अराउंड यू, फैमिली होनी चाहिए, इंटीमेसी, लव रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, सेंस ऑफ कनेक्शन होना चाहिए। तो ये वाली नीड्स तब आती हैं जब हमारी सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती हैं। फिर हमारी जब लव एंड बिलोंगिंग वाला जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारी सेल्फ एस्टीम की नीड है वो अराइज करती है, जिसमें आता है रिकग्निशन, अचीवमेंट्स, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। एंड द लास्ट इन द पिरामिड या टॉप ऑफ द पिरामिड में हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो अनटिल अनलेस हमारी सेल्फ एस्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो नीड है वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। अभी ये कौन सी नीड है, क्या होती है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। So the first need is physiological need. These are the most basic human physical needs including food, water and other conditions for survival which is necessary for survival. And अगर हम organizational perspective से बात करें तो present working conditions and salary comes under the category of physiological needs. Then comes safety and security needs. These are the needs for safe and secure physical and emotional environment and freedom from threat and emotional distress. तो जैसे फर्स्ट हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स पढ़ी, वो ऐसी नीड्स हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक जो सर्वाइवल होता है उसके लिए चाहिए होती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दीज थ्री आर बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स। देन कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का मतलब है कि इवन इफ अ पर्सन इज गेटिंग फूड, गेटिंग वाटर टू ड्रिंक, गेटिंग फूड टू ईट एंड गेटिंग क्लोथ्स टू वेयर, उसके बावजूद इफ द पर्सन इज नॉट गेटिंग प्रॉपर इमोशनल एनवायरनमेंट, सेफ एंड सिक्योर फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड हिम और हर, देन ऑल्सो उसका जो वो जो लैक ऑफ नीड है वो उसको मोटिवेट इनफ नहीं करेगा टू वर्क एंड टू टेक एनी एक्शन, और उसके बिहेवियर में वो चीज़ शो होगी। तो फिजियोलॉजिकल नीड जब फुलफिल हो जाती है, यानी कि उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी सर्वाइवल नीड्स जो है उसको फुलफिल कर रहा है, इवन देन उसको एक और फिर अगेन दूसरी जो नीड्स हैं जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, उसकी जो आवश्यकता है वो महसूस होने लगती है कि हाँ अभी मेरे पास पैसा तो है बट एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मनी, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं व्हेन इट्स कम्स टू मोटिवेटिंग अ पर्सन, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो सेफ्टी नीड्स क्या हो जाएंगी? सेफ जॉब, फ्रिंज बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके पास एक जॉब तो है, ठीक ठाक सैलरी भी मिल रही है, लेकिन आप डर रहे हो कि ये जॉब कभी भी जा सकती है। मतलब कि मेरे पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि आपको सर्टेन पीरियड तक आपको कहीं नहीं निकाला जाएगा। और अगर आपकी अनसर्टन जो जॉब होती है, अनसर्टन वर्क नेचर होता है, तो वो एक काइंड ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन
क्रिएट करता है एक पर्सन के माइंड में। आप एक जॉब पे तो जा रहे हो, रोज़ सुबह उठ के काम पे जा रहे हो, 8 से 9 घंटे वहाँ बिता रहे हो, आपको सैलरी भी ओके ओके मिल रही है, जिससे आपकी सर्वाइवल जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। लेकिन वो जॉब ऐसी है कि आप आज सपोज आपने वर्क करा, अब कल का आपको पता नहीं है, कल का आपको ऐसा श्योरिटी नहीं है कि कल मैं वो जॉब में रहूँगा कि नहीं। तो वो जो श्योरिटी है कि हाँ मेरी जॉब एटलीस्ट इतने टाइम पीरियड तक तो मेरे पास है, वो अगर नहीं मिल रही है आपको किसी जॉब से, तो आपका जो मोटिवेशन है वो ऑब्वियसली डिक्रीज्ड लेवल पे ही रहेगा। Then comes social needs. These needs reflect the desire to be accepted by one peer. तो social needs का मतलब है कि पर्सन उसके पास प्रॉपर एक छोटा सा एक ऐसा जॉब है या एक ऐसा कुछ अर्निंग का सोर्स है जिससे उसको पैसा मिल रहा है, जहाँ वो रहता है, चाहे वो वर्क हो चाहे वो उसका लिविंग प्लेस हो, वो उसको एक प्रॉपर इमोशनल, एक सेफ एंड सिक्योर इमोशनल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है। येट अगर उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, देयर इज़ नो वन जिसको वो जिसके साथ वो लाइक फ्रेंडशिप कर सकता है, और एक फैमिली क्रिएट कर सकता है, एक ग्रुप है एक जिससे वो एसोसिएट कर सकता है खुद को, अगर वो नहीं है उसके पास, तो भी उसको कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगा। अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, अब जैसे नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक फैमिली होना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेट सपोज कि आप अकेले रह रहे हो, आप जॉब तो कर रहे हो, लेकिन आप अकेले हो, देयर इज़ नो वन जिसके आप अपनी बातें शेयर कर सको, अपने इमोशंस को शेयर कर सको, नॉट इवन फार अवे, मतलब डिस्टेंस पे भी ऐसा कोई नहीं रहता, आप फ़ोन पे किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, देयर इज़ नो वन कि आपकी कोई फैमिली नहीं है, तो आपको वो लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगा, आपके वो बिहेवियर में शो होने लगेगा आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। भले ही स्टार्टिंग में आपको लगे कि नहीं जॉब अच्छी है, मैं जॉब में रहूँगा तो आई विल बी बिजी इन माई वर्क, बट येट देयर इट्स सम टाइम, पूरे दिन में एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि देयर हैज़ टू बी सम वन जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको। ठीक है, अगर हम ये ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो भले ही आपका जॉब कल्चर अच्छा हो, भले ही आप जहाँ जा रहे हो वर्क करने वो एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहा हो, येट आपके उस पर्टिकुलर वर्क जो जगह है वहाँ पर आपके को वर्कर्स उतने अच्छे नहीं है, या आपका रिलेशनशिप उनसे उतना अच्छा नहीं है, आपका मैनेजर अच्छा नहीं है, आपका सुपरवाइजर अच्छा नहीं है, प्रॉपरली आपको गाइड नहीं करता है, या उसका कोऑपरेटिव नेचर नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो जो लैक ऑफ सोशल नीड है वो भी कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेटेड रखेगा व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने दोनों पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ कि एक जर्नल पर्सपेक्टिव से क्या होता है सोशल नीड्स, एंड अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको कैसे समझेंगे। देन कम्स एस्टीम नीड्स या सेल्फ एस्टीम नीड्स। दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द डिज़ायर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अब इसके बाद क्या आती है, सोशल नीड्स हो गई हमारा, फिर आता है एक ऐसा नीड जिसमें आता है कि मेरी एक अच्छी इमेज होनी चाहिए ताकि लोग मुझे अटेंशन दे, मेरे को रिकग्निशन मिले, मेरे को अप्रिसिएशन मिले सबसे, तो ये एस्टीम नीड्स में आ जाता है। एस्टीम नीड्स ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप एक अच्छी जॉब में हो, आपको एक अच्छा स्टेटस मिला हुआ है, लाइक डेजिग्नेशन आपका अच्छा है, आप जो भी काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है इन गेनिंग समथिंग। ठीक है, तो और उससे आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। अब लेट्स सी कि आप वर्क तो करे जा रहे हो, लेकिन वो वर्क आपको एक आपको वो चीज़, वो फीलिंग नहीं दे रहा कि हाँ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको अप्रिसिएशन नहीं दे रहा है, आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है उस काम का, देन ऑल्सो आपका जो एस्टीम नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही है, एंड उसकी वजह से भी एक एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड रहता है। इवन इफ उसका सोशल नीड फुलफिल हो गया है, उसका फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो रही है, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो रही है, येट अगर उसका सेल्फ एस्टीम नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, यानी कि उसको प्रॉपरली उसके वर्क को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, उसको उतना अटेंशन शायद पे नहीं किया जा रहा है, उसकी जो वर्क है वो एक चैलेंजिंग जॉब नहीं है, लेट से आप ऐसा कह सकते हो, वो एक हायर स्टेटस पे नहीं है, यू नो एक होता है कि आपका जो जॉब है उसका जो डेजिग्नेशन है वो इतना पावरफुल है कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ जाते हो, तो वो भी एस्टीम नीड्स के अंदर आता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब एस्टीम नीड्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वी हैव लोअर ऑर्डर नीड्स एंड हायर ऑर्डर नीड्स। ठीक है, तो ये कौन सी होती है इसको अब हम देखेंगे। सो सेल्फ एस्टीम नीड्स are again divided into 2 categories. First is lower order and then higher order. ठीक है, अब लोअर ऑर्डर में क्या आ जाएगा,
status, recognition, fame, prestige, and attention. Okay, and higher order needs में क्या आ जाएगा? Self respect, need for strength. सो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाला जो कैटेगरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्पिटेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. Let's move forward to self-actualization needs. These represent the need for self-fulfillment, which is the highest category of needs. They concern developing one's full potential, increasing one's competence, and becoming a great person. Self-actualization need can be met in the organization by providing people the opportunity for growth, creativity, advancement, and achievement. ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है कि वो नीड जिसमें आपको ये स्ट्राइक करता है या आपको ये फीलिंग आती है दैट यू नीड टू अचीव योर फुल पोटेंशियल, कि अभी आप जो कर रहे हो उसमें आपका फुल पोटेंशियल नहीं है. यू देयर इज समथिंग मोर यू कैन डू और देयर इज समथिंग मोर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन, टू द ऑर्गेनाइजेशन. जब आपके माइंड में ये आने लगता है, यू नो, योर लाइफ पर्पस आप बोल सकते हो, आप इस लाइफ में क्यों आए हो, अब ये जब आपके माइंड में ये थिंकिंग डेवलप होने लगती है, देन आप बोल सकते हो कि आपका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का जो एक कैटेगरी है या अर्ज है वो स्ट्राइक कर गया, वो पॉपअप हो गया. और फिर जब आपको ये समझ में आने लगता है कि आपको अपना लाइफ पर्पस सर्च करना है, आपको ये समझना है कि आप केवल यही पर्टिकुलर जॉब के लिए तो नहीं आए हो इस लाइफ में, आप देयर समथिंग मोर यू कैन डू और यू कैन देयर समथिंग मोर यू कैन प्रोवाइड, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन और टू द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी आप काम कर रहे हो, देन आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पॉपअप होता है, एक्टिवेट होता है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. देन वी हैव डेफिशिएंसी नीड्स. द फर्स्ट, अब डेफिशिएंसी नीड क्या है? ऐसा ये एब्राहम मैस्लो की पिरामिड में नहीं है, उस पिरामिड को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है. तो उसमें जो फर्स्ट 4 लेवल्स है, फर्स्ट 4 लेवल का मतलब है अगर हम फ्रॉम द बॉटम स्टार्ट करें, फर्स्ट 4 आ जाएगा. ठीक है, आर कंसिडर टू बी डेफिशिएंसी और डेप्रीविएशन नीड्स. In that their lack of satisfaction causes a deficiency that motivates people to meet these ends. So physiological needs, safety and security needs, then we have belongingness, need of belongingness, thus self esteem. तो ये जो 4 needs हैं इनको हम D needs भी बोलते हैं या deficiency needs भी बोलते हैं. deficiency या D needs इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर ये नहीं होंगी या there is lack of these needs, तो उसमें क्या होगा, जो भी एम्प्लॉई है या जो भी पर्सन है उसके अंदर लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, जो उसको मोटिवेटेड नहीं रखेगा. इफ़ यू डोंट हैव इनफ ऑफ समथिंग देन इट इज़ सेड दैट यू हैव डेफिसिट. तो इसीलिए इसको डेफिशिएंसी नीड भी बोला गया. दैट इज़ यू फील द नीड बट इफ़ यू गेट ऑल यू नीड यू फील नथिंग एट ऑल. तो इसका मतलब यही है कि आपको जब ये चारों नीड्स नहीं मिल रही हैं, कौन सी चारों, मैं आपको वापस से ले जाती हूँ. हाँ, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ एस्टीम. तो जब आपके पास ये चारों नीड्स का लैक होता है या नहीं होती हैं तो आपको लगेगा कि देयर इज समथिंग विच इज़ डेफिसिट इन यू. ठीक है, इसलिए इसको डेप्रीविएशन नीड भी बोला गया है. लेकिन अगर ये मिल जाती हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा मतलब लाइक यू हैव अचीव समथिंग, अब आप मतलब आपके पास बहुत कुछ है, इस टाइप से नहीं लगेगा. आपको कुछ नहीं लगेगा. ओके, यू आर डूइंग योर वर्क, यू हैव योर फ्रेंड्स, फैमिली अराउंड यू, एंड आपको एक प्रॉपर स्टेटस मिल गया, एक अच्छा डेजिग्नेशन जॉब है, रिस्पेक्ट मिली, अप्रिसिएशन मिल रहा है. तो दैट मीन्स कि आप सेटिस्फाइड हो इन योर लाइफ. ठीक है, इसलिए इसको डेप्रीविएशन या डेफिसिट नीड्स भी बोला गया, जिसको हम शॉर्ट में डी नीड्स भी बोलते हैं. देन वी हैव ग्रोथ नीड. अब ग्रोथ नीड क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को ग्रोथ नीड बोला जाता है या सेल्फ फुलफिलमेंट. दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ नीड और बीइंग नीड्स या बी नीड्स. सो वी हैव डी नीड्स, देन वी हैव बीइंग नीड्स या बी नीड्स.
डी नीड्स यानी डेप्रिवेशन नीड्स, बी नीड्स यानी बीइंग नीड्स या ग्रोथ नीड। दे इन्वॉल्व द कंटिन्यूस डिजायर टू फुलफिल। अभी ग्रोथ नीड का मतलब है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आपको अपने आप को ग्रो करने की एक डिज़ायर रहती है। ये ग्रो करने का मतलब है, ग्रो यहाँ पर हम करियर वाइज भी बोल सकते हैं या एज अ पर्सन। तो स्पेसिफिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में हम ज़्यादा पर्सन वाइज ग्रो करने की बात ज़्यादा करते हैं, उस एरिया में हम ज़्यादा सोचते हैं, ना कि मटीरियलिस्टिक ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस ग्रोथ, डिज़ायर टू फुलफिल पोटेंशियल्स, टू बी एबल टू बी ऑल दैट यू कैन बी। तो हम लोग उस दिशा में या उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं जहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि हम किस वजह से इस लाइफ में आए हैं, हमारा फुल पोटेंशियल क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या अचीव, कितना अपना हाईएस्ट ऑर्डर या हाईएस्ट लेवल तक अचीव कर सकते हैं, अपने फुल पोटेंशियल तक अचीव कर सकते हैं। इसलिए इसको ग्रोथ नीड भी बोला गया है। इफ़ यू वांट टू बी ट्रूली सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, यू नीड टू हैव योर लोअर ऑर्डर नीड्स टेकन केयर ऑफ एटलीस्ट टू अ कंसिडरेबल लेवल। तो अगर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक पहुंचना है तो उससे पहले आपको जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी जो 4 नीड्स हैं, उसको एटलीस्ट वो कंसिडरेबल लेवल तक तो आपको वो अचीव कर लेना चाहिए। उसके बाद ही वो जो लास्ट पिरामिड का जो टॉप मोस्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, वो आप उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए अब आगे कुछ डायरेक्शंस में जा सकते हो, अपना जो स्टेप्स हैं वो ले सकते हो। नाउ द कैटेगरीज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स या कैटेगरीज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर का मतलब ये है कि जब आपका वो जो नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, वो जब आपकी स्ट्राइक कर जाती या आप वो नीड को फुलफिल कर लेते हो या उस प्रोसेस में होते हो, तो दे आर सम आप बोल सकते हो कि कुछ फैक्टर्स या कुछ ट्रेट्स आपके अंदर आ जाते हैं। तो वही ट्रेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन्स जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के प्रोसेस में हैं टू फुलफिल दोज नीड्स, या वो उतना फुलफिल कर चुके हैं मे बी, तो वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। रियलिटी सेंटर्ड, which means they could differentiate which is fake and dishonest from what is real and genuine। तो ऐसे लोग रियलिटी सेंटर्ड होते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, उनको पता होता है कि फेक क्या है, डिसऑनेस्टी क्या है। दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेक एंड ओरिजिनल, रियल एंड जेन्युइन कौन होता है, डिसऑनेस्ट कौन होता है, उसके बीच में वो फ़र्क अच्छे से पता कर लेते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, मीनिंग दे ट्रीट लाइफ्स डिफिकल्टीज एज प्रॉब्लम डिमांडिंग सॉल्यूशंस एंड नॉट एज पर्सनल प्रॉब्लम ट्रबल्स टू बी रेल्ड एट और सरेंडर्ड। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि अगर उनके सामने कोई डिफिकल्टी आती है, दे टेक इट एज अ चैलेंज, ना कि वो सरेंडर हो जाते हैं। सरेंडर का यहाँ पर मतलब वो स्पिरिचुअलिटी वाला सरेंडर नहीं, बल्कि ऐसा सरेंडर कि आप अपने लाइक वेपन्स पुट डाउन कर चुके हो, आप हार चुके हो, नाउ यू आर सेइंग कि अच्छा भैया प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं, रादर देन बीइंग सैड और रोना कि नहीं अब तो ये हो गया, आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हैड अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ मीन्स एंड एंड, तो उनका जो परसेप्शन टूवर्ड्स मीन्स टूवर्ड्स एंड्स जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। दे फेल्ट दैट द एंड्स डू नॉट नेसेसरली जस्टिफाई द मीन्स, दैट द मीन्स कुड बी एंड्स देमसेल्व्स एंड दैट द मीन्स दैट इज द जर्नी वॉज ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट। तो उनका बेसिकली मतलब यही है, ऐसे लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है उनका ये होता है कि हम डेस्टिनेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ओके डेस्टिनेशन से यहाँ पर मतलब है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ये होता है ना कि ओके हमको ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। तो हम लोग जो हैप्पीनेस है अपनी, वो एक गोल या एक अचीवमेंट पे हम लोग रिलाई कर देते कि ओके व्हेन आई विल गेट दिस थिंग तब मैं जाके हैप्पी होऊंगा, अभी क्या हूँ हैप्पी। लेकिन ऐसे लोग जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं, वो लोगों के लिए जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब वो जो लाइफ का जर्नी है कि हमको वो मिलेगा, हम तब हैप्पी होने की बजाय हम अभी हैप्पी होंगे तो हैप्पीनेस हमारा जो जर्नी है वो और इजी कर देगा, तो जो हमारा जो रिजल्ट है वो हमको और अच्छे से मिल जाएगा। वो ऐसे सोचते हैं। हैड डिफरेंट वे ऑफ रिलेटिंग टू अदर्स। फर्स्ट दे इंजॉय सॉलिट्यूड का यहाँ पर मतलब है वो ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर लोनलीनेस नहीं है, they love spending time with themselves and were comfortable being alone
एंड दे इंजॉय डीपर पर्सनल रिलेशंस, और ऐसे लोगों से ज़्यादा अटैच होना या एसोसिएट करना पसंद करते हैं जो डीपर लेवल पे उनसे कनेक्ट हो पाए, ना कि शैलो लेवल पे, विथ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स रादर देन मोर शैलो रिलेशनशिप with many people. Enjoy autonomy, a relative independence from physical and social needs. Autonomy का मतलब है एक freedom enjoy करते हैं. Resistance and culturation, that is they were not susceptible to social pressure. तो social society का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के अगेंस्ट में काम करते हैं. लाइक वो उस चीज़ को नहीं मानते हैं. उनको लगता है कि हम क्यों एक पर्टिकुलर सांचे में अपने आप को फिट करें, जबकि हम थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करके भी एक सोसाइटी में आराम से रह सकते हैं. तो सोसाइटी के जो सो कॉल्ड ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिसमें आपको ये चीज़ इतनी एज तक अचीव कर लेनी है, ये इतनी एज तक कर लेना है, तभी जाके आप खुश रह पाओगे, वो इस जो एक थॉट प्रोसेस है उससे कहीं अलग हट के काम कर रहे होते हैं. They were in fact non-conformist in the best sense. Had an unhostile sense of humor. They prefer a joke at their own expense, not at the human condition, and never directing their humors at others. तो ऐसे लोग दूसरों का मजाक उड़ाने में विश्वास नहीं करते हैं. उनका मतलब होता है कि अगर हमको खुश रहना है, अगर हमको मस्ती भी करनी है, तो इट्स बेटर कि अपने खुद को आप उस चीज़ में भागीदार बनाओ, ना कि आप किसी और को या किसी दूसरे का मजाक उड़ाओ. वो उस थॉट प्रोसेस से जीते. Had a quality of acceptance of self and others. They accept themselves as well as other the way the other person is, ना कि उनको एक अलग ढंग से एक्सेप्ट करना है कि नहीं तुम ऐसे हो जाओगे तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा. वो ऐसे नहीं होते हैं. By which he meant that these people would be more likely to take you as you are than to change you into what they thought you should be. This same acceptance applied to their attitude towards themselves. If some quality of theirs wasn't harmful, they let it be, even enjoying it as a personal quirk. They were often strongly motivated to change negative qualities in themselves that could be changed. They possess qualities such as spontaneity and simplicity. They prefer being themselves rather than being pretentious. तो artificial रहना पसंद नहीं है, pretend करना इनसे लोगों को पसंद नहीं होता है, अपने जैसे वो हैं वैसे ही रहना पसंद है. तो ये कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिन लोगों की जो नीड है वो फुलफिल हो चुकी होती या उस प्रोसेस में होते हैं टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर नीड, उन लोगों के ट्रेट्स हमने पढ़े हैं इसमें. दे पोजेस क्वालिटी सच एज स्पॉन्टेनिटी सिंप्लिसिटी. तो यहाँ पर कुछ और ट्रेट्स हैं, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ. दे प्रिफर बिंग दैमसेल्फ रादर देन बिंग प्रिटेंशियस. ओके, ये दोबारा से आई थिंक स्लाइड वो हो गई, तब इसको छोड़ दो. Then we have Adolphus ERG theory. The ERG theory is an extension of Maslow's hierarchy of needs. Clayton Adolpher in 1972 suggested that needs could be classified into 3 categories rather than 5. And these 3 categories of needs are existence, relatedness and growth. तभी इसको ERG theory बोला गया है. E for existence, R for relatedness and G for growth. और ये ERG थ्योरी मैस्लो की हायरार्की थ्योरी का ही एक्सटेंशन है. मैस्लो ने जिन 5 नीड्स को पिरामिड फॉर्म में दिया था, हायरार्कियल फॉर्म में दिया था, उन्हीं नीड्स को एडल्फर ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. Existence needs are concerned with physical survival and include needs for food, water, shelter and physical safety. Organizations can satisfy these needs through pay, fringe benefits and safe working conditions, environment and job security. तो existing needs जो है, existence need, वो कौन सी needs हैं? These are the needs which are concerned with physical survival and physical safety. That means कि physiological needs and security, safety and security need जो हमने एब्राहम मैस्लो की हायरार्की में पढ़ा था, उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं, ये 2 नीड्स को एडल्फर ने एग्जिस्टेंस नीड्स के तौर पे शो करा है.
Then we have relatedness needs, involve interaction with other people and associated satisfaction in terms of emotional support, respect, recognition, and belongingness. These needs can be satisfied on the job by developing interpersonal relationships with co-workers, mentors of the job, by having family and friends. Growth needs are those needs related to the attainment of one's full potential. These needs can be satisfied by using skills, abilities to the fullest. फिटनेस नीड्स जो हैं, अगर हम उसको एब्राहम मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी से कंपेयर करें, तो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स, ये दो नीड्स को रिलेटेडनेस नीड्स बोला गया है. ग्रोथ नीड्स आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सी ये ठीक है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अडल्फस ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट दैट इंडिविजुअल कैन बी मोटिवेटेड बाय मल्टीपल लेवल्स ऑफ नीड एट द सेम टाइम. अब देखो इब्राहिम मैस्लो ने जब अपना नीड थ्योरी प्रोपाउंड करा था, तो उन्होंने ये बोला था कि जब तक आपका लोएस्ट ऑर्डर नीड्स फुलफिल नहीं होगी, तब तक आपकी जो सेकेंड ऑर्डर नीड्स हैं वो पॉपअप नहीं हो सकती, वो अराइज नहीं हो सकती. तो एट द टाइम एक टाइम पे एक ही नीड को आप फुलफिल कर सकते हो, एक ही नीड की जो अर्ज है वो आ सकती है. ठीक है. तो लेकिन अडल्फन ने क्या कहा था कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा नीड्स भी एक्टिवेट हो सकती हैं. ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही नीड एक्टिवेट होगी और उसी को फुलफिल करने के लिए आप अपने एक्शंस लोगे. एक टाइम पे दो नीड्स या एक से ज़्यादा नीड्स एक्टिवेट हो सकती हैं. एंड दैट लेवल विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम कैन चेंज ओवर टाइम. In other words, an individual's priorities and motivations may be fluid and can move between the existence, relatedness and growth levels of need over the time. So, situation and time पे depend करता है कि उस movement पे depending on the situation and environment उसकी कौन सी need activate हो रही है. तो ऐसा नहीं है कि अगर उसकी physiological needs activate नहीं हुई हैं, that does not mean कि उसकी self esteem needs activate नहीं हो सकती हैं as per अडल्फन और as per एब्राहम मैस्लो. एक टाइम पे एक ही नीड एक्टिवेट हो सकती है और जब वो फुलफिल हो जाएगी तब इंसान दूसरी नीड की तरफ बढ़ेगा. The ERG theory differs from hierarchy of needs in several ways. The ERG model does not assume a rigorous progression from one level to the another. Instead, it accepts the likelihood that all three levels might be active at the time, or even that just one of the higher level might be active. जैसा कि मैंने अभी कहा, ERG थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है मैस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड्स से. जैसे कि वहाँ पर बोला गया था कि एक टाइम पे एक ही नीड एक्टिवेट हो सकती है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा नीड्स एक्टिवेट हो सकती है या एक टाइम पे एक ही नीड एक्टिवेट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन एंड दी पर्सन, कि उसको उस समय क्या चाहिए. It suggests that if an individual is continually unable to meet upper level needs, the person will regress and return back to lower level. तो अगर उसकी upper level needs fulfill नहीं हो रही हैं, तो वापस से वो lower level पे आके अपनी वो वाली needs को fulfill करने में लग जाएगा and then progress again. For example, if employees cannot find emotional support or recognition on the job, they may demand higher pay or better health coverage. तो अगर उसको emotional support properly नहीं मिल रहा है जॉब में या recognition नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी physiological need या safety need जो होती है higher pay या better health coverage, उसकी तरफ आके वो डिमांड करना शुरू कर देगा और उसको सेटिस्फाई करने की या फुलफिल करने की कोशिश करेगा और दोबारा से अपना जो उसके बड़ी वाली जो नीड है या हायर लेवल पे जो नीड है उसकी तरफ बढ़ेगा. The model proposes that growth needs are not only unlimited but are actually awakened each time some satisfaction is attained. Thus, while Maslow suggested that satisfied need no longer motivate us, ERG model predicts that a satisfied need may actually increase its strength. For example, if a job provides a great deal of challenge and creativity, our growth needs might become stronger, leading us to seek greater challenge. तो एब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आपकी एक लेवल की नीड फुलफिल हो गई है तो फिर वो आपको सेटिस्फाई दोबारा नहीं करेगी. ठीक है. लेकिन ERG थ्योरी में बोला गया है कि अगर आपकी एक नीड सेटिस्फाई हो चुकी है, डज नॉट मीन कि आपको वो दोबारा से सेटिस्फाई नहीं करेगी. नहीं, आप ये हो सकता है कि अगर आपकी वो नीड फुलफिल हो भी चुकी है तो आपकी अब वो उसी की सेम नीड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी के साथ एक्टिवेट हो जाए. ठीक है. ऐसा नहीं कि वो अब एक बार एक्टिवेट हो गई, आपने उसको फुलफिल कर लिया, अब वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं हो सकती. एक बार एक्टिवेट हो गई, आपने उसको फुलफिल कर लिया, अब दोबारा से जब वो एक्टिवेट होगी तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी के साथ वो वापस से एक्टिवेट हो सकती है.
सो दिस इज एज पर ERG थ्योरी। तो अभी तक हम जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू समझते आ रहे हैं, अब ये ध्यान में रखिएगा, ये मैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही। दैट मीन्स कि एडल्फर की ERG थ्योरी का जो भी हमने मैटर पढ़ा है, डिस्कस करा है, वो अडल्फर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये एक जनरल, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये हर जगह यही चीज़ अप्लाई होगी। क्लेटन अडल्फर ने क्या कहा था नीड्स के बारे में, ये हमने पढ़ा। मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, वो हमने मैस्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि ऐसी एक हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, पिरामिड होता है जिसमें 5 नीड्स होती हैं। जब तक आपकी एक लेवल की नीड फुलफिल नहीं होगी, दूसरी एक्टिवेट नहीं होगी। ये सब हमने मैस्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केवल 2 ही थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, एंड बाकी की जो 3 थ्योरीज हैं अंडर कंटेंट थ्योरी कैटेगरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये थ्योरीज या ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, एंड यस, बाय बाय।